विदिशा में डायलिसिस सेंटर को 22 लाख की मशीनें की गई दान। विधायक ने दिया 21 लाख के सहयोग का आश्वासन। निसंतान दंपतियों को दिया गया परामर्श। राजगढ़ के ब्यावरा में हुआ बीसीएल का समापन। लंकाशायर और ब्यावरा बुल्स के बीच हुआ फाइनल मुकाबला। विजेता टीम लंकाशायर को मंत्री और विधायक ने दी पुरस्कार राशि। रतलाम के जावरा लाला खेड़ा के ग्रामीण पटवारी की दिखी मनमानी। एसडीएम कार्यालय पहुंचे कांग्रेस नेता। एसडीएम और नेता के बीच हुई झड़प। गाडावारा में सिविल हॉस्पिटल में शुरू हुए ऑक्सीजन प्लांट पर खड़े हुए सवाल। प्रशासनिक अधिकारी की अनदेखी बीमारी को दे रही निमंत्रण। प्लांट के आसपास अव्यवस्थाओं का अंबार। और अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद के अंतर्गत गांव कालाडीह में हैजा का कहर। 3 दिन में 3 मौतें। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बैगा समुदाय पर पड़ी भारी। नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया। आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर भारत में। इस बुलेटिन में पहली खबर की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार को लेकर काफी दावे करती है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अपनी खामियों के चलते बार बार सुर्खियां बटोरना सरकार के दावों को झुठलाता है। चाहे वो नसबंदी शिविर में लापरवाही का मामला हो या अस्पताल में अव्यवस्थाओं का। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यहां अब बैगा समुदाय हैजा जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया है। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत महोरा के कालाडीह गांव में नया साल बैगा समुदाय के लिए काल साबित हो गया। साल की पहली शाम तक पूरा गांव हैजा महामारी की चपेट में आ गया, जिससे चारों तरफ भयावह स्थिति बनी हुई है। ग्राम पंचायत महोरा के सचिव संजय द्विवेदी ने जैसे ही मामले की जानकारी ली, वैसे ही मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र दमेहड़ी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और बिगड़ती स्थिति को देख वहां से मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ रेफर कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वहाँ पे कोई कैंप शिविर का आयोजन किया है? हाँ, एक दिन सीएमओ साहब गए थे। शिविर का आयोजन हुआ है क्या? शिविर का आयोजन तो नहीं हुआ, दवाई वगैरह बटी है। ऐसी कंडीशन में क्या स्वास्थ्य विभाग को शिविर का आयोजन करना चाहिए था? निश्चित रूप से करना चाहिए। अभी तक नहीं किया गया तो लापरवाही है क्या स्वास्थ्य विभाग की? अब अपन यही मानेंगे, चूंकि 3 मौतें हो चुकी हैं। 3 मौतें हो चुकी हैं और आज लगभग 3 तारीख है और अभी तक कोई ऐसा कैंप वगैरह वहाँ नहीं लगाया गया। वहीं 3 दिन गुजर जाने के बाद आला अधिकारी ने कालाडीह क्षेत्र का जायजा लिया, लेकिन उनका ये निरीक्षण महज दिखावा बनकर रह गया, क्योंकि स्वास्थ्य प्रबंधन ने अब तक इस जानलेवा महामारी की रोकथाम के लिए किसी स्वास्थ्य निवारण कैंप का आयोजन नहीं किया, जिसके चलते 3 दिन के अंदर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा अस्पताल बैगा समुदाय के मरीजों से भरा है। जब डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने फूड पॉइजनिंग और गंदा पानी पीने से ऐसी स्थिति बनने की आशंका जताई है। और सर, ये क्या कारण बताया जा रहा है कि इसमें मेरे को लगता है कि जो वाटर का पोल्यूशन है और हो सकता है ये मैंने कुछ ग्रामीण लोगों से बात किया तो उनका कहना था कि कुछ कार्यक्रम था खाने पीने का, उसके बाद से हुआ फूड पॉइजनिंग का केस सामने आया। फूड पॉइजनिंग हो सकता है और ये वाटर पोल्यूशन का भी हो सकता है। कितने लोगों से मृत्यु हो चुकी है? अभी हमको 2 लोगों की जानकारी है। जो एक अपने यहाँ एडमिट था, एक एडमिट थी महिला, वो उसका डेथ हुआ और एक पहले भी हुआ था। सर, शिविर कब तक लगेंगे? शिविर कल लगेगा। बीएमओ के फूड पॉइजनिंग और गंदा पानी पीने से हैजा फैलने के अंदेशे ने कांग्रेस को सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। बैगा जनजाति और आदिवासी समुदाय के हितैषी कहे जाने वाले एनएसयूआई छात्र संघ के अध्यक्ष रोहित सिंह मरावी ने बताया कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन आज तक जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ऐसी गंभीर बीमारी का जन्म हुआ है। वहीं हैजा फैलने की खबर के बाद पुष्पराजगढ़ कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया है और महामारी से ग्रसित
बैगा समुदाय के मरीजों का हाल जाना, साथ ही अस्पताल प्रबंधन को तत्काल स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। जब आपको पता था कि 3 दिन पहले ही वहाँ पे इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, तो आपको वहाँ पे अभी तक एक शिविर क्यों नहीं आयोजित किया जा सका? मतलब स्वास्थ्य प्रबंधन की लापरवाही है। स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही है, शासन प्रशासन पे बैठे हुए लोगों की लापरवाही है। क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, इनको हमने बार बार बताया कि बैगा आदिवासियों के लिए इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। विकास के नाम पे इन्होंने दिखावा किया है और इनके साथ छलावा किया है। हम अभी तक देखते आए हैं कि आप बैगा समुदाय के लिए ज्ञापन पे ज्ञापन सौंपे हैं। आज तक यदि ज्ञापनों पे कार्रवाई हुई होती तो ये नौबत नहीं आती। आज तक हमने कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से, इनको ज्ञापन के माध्यम से हमने सूचना दी है, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं है। और प्रशासन से मैं चाहता हूं कि अतिशीघ्र वहां कैंप लगा करके, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दमेहड़ी में भी एडमिट हैं और इधर राजेंद्र ग्राम में भी एडमिट हैं, तो 15-15 लोग ये दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अभी एडमिट हैं। तो प्रशासन को अतिशीघ्र वहाँ टीम भेज करके समूचे लोगों का जांच कराना अति आवश्यक है। सर, ये 3 दिन की घटना है, तो अभी तक प्रशासन को और खास तौर में अस्पताल प्रबंधन को अब तक में तो कैंप लगाना चाहिए था। बिल्कुल लगाना चाहिए था, क्योंकि हमारे वर्कर्स गांव में रहते हैं और वर्कर्स को उसको ध्यान रखना चाहिए कि किस गांव में किस टाइप की बीमारियां फैल रही हैं। ये तुरंत बीएमओ को जानकारी देना चाहिए। हैजे जैसी गंभीर बीमारी फैलने से समुदाय में दहशत का माहौल बन गया है। एक तरफ तो 3 दिन के अंदर 3 लोगों की मौत, क्षेत्र में हैजा जैसी जानलेवा बीमारी के बढ़ने की रफ्तार बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग अपनी कछुए की चाल पर ही चल रहा है। विधायक के कहने के बावजूद बीएमओ ने स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया और बात टाल दी गई। आज विदिशा शहर के व्यापार महासंघ द्वारा संचालित डायलिसिस सेंटर को रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर विदिशा द्वारा 3 डायलिसिस मशीनें, 3 बेड और 3 बीपी मॉनिटर का दान किया गया। इस अवसर पर भोपाल की महिला रोग चिकित्सक डॉक्टर प्रिया भावे चितावर द्वारा 42 निसंतान दंपतियों को परामर्श दिया गया। साथ ही विधायक शशांक भार्गव के द्वारा डायलिसिस सेंटर को 21 लाख का सहयोग देने की घोषणा की गई। जो व्यापार महासंघ द्वारा डायलिसिस सेंटर चलाया जाता है, उसमें 3 मशीनें रोटरी क्लब द्वारा प्रदत्त की गई हैं। मैं रोटरी क्लब के सभी मेंबर साहिबान को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक पुनीत कार्य किया। साथ ही हमारी एक मैडम चितवा भावे जी आई हैं, उन्होंने मंच से भी बताया कि यहाँ पर 176 लोगों की गोद जो सूनी थी उसको भरने का काम किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जिनके बच्चे नहीं होते वो माँ बाप खुद ही पीड़ा समझ सकते हैं। तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए यहाँ पर पहले भी वो कैंप लगा चुके, आज भी उन्होंने कैंप लगाया, उनको भी बधाई देता हूँ। ये तो बहुत पुण्य का काम है। रोटरी क्लब यहाँ पर बहुत टाइम से सेवाएं दे रहा है और जो किडनी के मरीज हैं और उनमें उनको जो डायलिसिस की सुविधा यहाँ मिल रही है तो बहुत ही अच्छा काम है। बहुत कम दामों में उनको सेवाएं यहाँ मिलती है, जो कि बाहर अगर किसी हॉस्पिटल में लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। तो ये बहुत सेवा पुण्य का काम है और मैं रोटरी क्लब को पूरा बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह की सेवाएं ये दे रहे हैं आज के समय में। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में आईपीएल की तर्ज पर आयोजित किए जा रहे ब्यावरा क्रिकेट लीग यानी बीसीएल का रविवार को समापन हुआ। इसका फाइनल मुकाबला ब्यावरा की ही दोनों टीमें लंकाशायर और ब्यावरा बुल्स के बीच हुआ। आखिरी मैच में विजेता लंकाशायर टीम रही। विजेताओं को पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह और अन्य अतिथियों ने पुरस्कार बांटे। विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए ब्यावरा विधायक और द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपए अतुल जगताप की ओर से दिए गए। और आज ऐसी जो पहल हो रही है गांव-गांव में, कस्बे में, उससे आज ब्यावरा शहर में फाइनल मैच था और 15 दिसंबर से चालू हुआ था, जिसका 2 तारीख जनवरी को फाइनल हुआ है। और आइए हम जानते हैं, अभी हम स्टेडियम पे हैं और आयोजक मेरे साथ में गोल्डी भाई है, बीसीएल आयोजक करवाता है। हम जानते हैं कि आयोजक कैसा करवाते हैं और आज कौन फाइनल जीता है
मेरे साथ में गोल्डी भाई है, उनसे हम थोड़ा विस्तार से जानकारी लेते हैं। BCL जो है पहली मतलब अपने आप में मध्य प्रदेश में होने वाली एकमात्र ऐसी लीग है जो प्रोफेशनल तरीके से होती है, IPL की तर्ज पर होती है। पूरी खिलाड़ियों की नीलामी लगकर होती है, उनको अलग अलग फर्म द्वारा खरीदा जाता है। तो तीसरा संस्करण इसका था, आज समापन था इसका। इस सीज़न में 15 तारीख को शुरू हुआ है ये। इसमें आज सेमीफाइनल पहला जो खेला गया लंकाशायर और भारत एकता राजगढ़ के बीच, उसमें लंकाशायर ने जीतकर फाइनल में जगह बनाई, जहां ब्यावरा बुल्स से उन्होंने 7 रन से रोमांचक मुकाबले में जीते। आज ब्यावरा बुल्स और लंकाशायर का मैच था, जिसमें लंकाशायर विजय रही है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। साथ में नव वर्ष की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस लीग में फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है ये, और गोल्डी पिछले 3 साल से करा रहा है। ये 3rd वर्जन था इसका। इसके लिए 14 नवंबर को ऑक्शन हुआ था। सारे प्लेयर जिले के जो हैं जिन्होंने वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उनका ऑक्शन होता है और ऑक्शन में प्लेयर खरीदे जाते हैं। उसके बाद 15 दिसंबर से लीग प्रारंभ हुई थी, जिसका आज अंत हुआ है। फाइनल 2 जनवरी के दिन हुआ, जिसमें हमारी टीम ने विजय प्राप्त करी है ब्यावरा बुल्स के ऊपर। हम लोगों ने टीम अच्छी बनाई है। फैजल को खरीदा, रवि भैया ने मुझे लिया, मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। उसके बाद हम शुरू में थोड़ा लड़खड़ा गए थे, लेकिन उसके बाद हमारी टीम ने वापसी की, रणनीति चेंज की हम लोगों ने, और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। टूर्नामेंट का शानदार प्रोग्राम उनके द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर BCL टीम के हम सभी सदस्यों को भाई उत्कर्ष सक्सेना गोल्टी जी और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी, ब्यावरा विधायक जी, समस्त और ब्यावरा की युवा टीमों ने जो भाग लिया है और यहाँ प्रदर्शन किया, वो एक सराहनीय प्रयास है। ये एक उत्कृष्ट कार्यक्रम रखा है और सबसे अच्छी बात है कि सिस्टमैटिक कार्यक्रम है। जो खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वो यहाँ पर की गई, और एक प्रक्रिया के तहत यहाँ पे टीमों का गठन किया गया। खिलाड़ियों की जो नीलामी प्रक्रिया है वो पूर्ण की गई, जिससे कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को न सिर्फ ब्यावरा के पर पूरे ज़िले के यहाँ पर खेलने का मौका मिला, यहाँ अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। BCL क्रिकेट के जो आयोजन हुआ वो शानदार कार्यक्रम हुआ, और ऐसे आयोजन होते रहेंगे तो प्रतिभाओं को एक आगे आने का अवसर मिलेगा। मेरी ओर से क्रिकेट क्लब इस लीग को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। दोनों टीम में से एक टीम जीती है, और हमारे साथ में कप्तान थे, खिलाड़ी थे। उनसे जाना कि कैसा कौन आयोजक है, कैसा आयोजन करवाया, तो उन्होंने हमें सारी विस्तार से जानकारी दी है। मैं नरेंद्र साहू, खबर भारत, राड़े जिला ब्यूरो। जिले के जावरा में लालाखेड़ा के ग्रामीण पटवारी की मनमानी और गांव की गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमण समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता वीरेंद्र सोलंकी के साथ ग्रामीण SDM कार्यालय पहुंचे, जहां समस्या सुलझाने की बात पर कांग्रेस नेता और हिमांशु प्रजापति यानी SDM के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। इसके बाद SDM बिना ज्ञापन लिए अपने कैबिन में चले गए। इससे ग्रामीणों और कांग्रेसियों ने कैबिन के बाहर ही धरना देना शुरू कर दिया और SDM के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर के बाद SDM कांग्रेस नेता के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई, जिसके बाद मामला शांत हुआ और SDM ने ज्ञापन लेकर समस्या का निराकरण करने की बात कही। कि वर्तमान सरकार में अधिकारी जनप्रतिनिधियों की और जनता की वाजिब बातों को भी सुनने और उनका समाधान करने को तैयार नहीं है। आज लालाखेड़ा गांव के कम से कम 200 से ज़्यादा लोग जब SDM ऑफिस पहुंचे, उन्होंने शिकायत की कि ये पटवारी और वहाँ पे गोचर ज़मीन पे अतिक्रमण के बारे में उन्होंने समझाना चाहा, तो SDM ने उन लोगों से बदतमीजी से बात की। इसी बात को लेकर के ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे, उन्होंने वहाँ धरना दिया, SDM के विरुद्ध नारेबाजी की। थोड़ी देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद SDM महोदय को शायद कुछ सद्बुद्धि आई होगी, तो उन्होंने अब हमको आश्वस्त किया है कि वो पटवारी को भी वहाँ से हटा रहे हैं और गोचर ज़मीनों पे जो अतिक्रमण हुआ उस अतिक्रमण को हटाने की भी वो कार्रवाई कर रहे हैं। वो थोड़ा उन्होंने भी अपनी गलती रियलाइज़ की है, उन्होंने इस बात को माना है कि जनप्रतिनिधियों की जो वाजिब बात है उसको सुना जाना चाहिए। देखिए, लालाखेड़ा की शिकायतों को लेकर कुछ लोग आए थे और उनके साथ जनप्रतिनिधि भी थे, तो उन्होंने उनकी जो समस्याएं थी कुछ जो छोटी छोटी थी और अतिक्रमण को लेकर, जिनमें से कुछ शिकायतें ऑलरेडी TL स्तर से निराकृत की जा चुकी हैं और कुछ जन सुनवाई में आई। और जन सुनवाई में चूँकि 1 महीने का टाइम रहता है तो वो विद इन टाइम लिमिट है, ऐसा भी नहीं कि टाइम लिमिट क्रॉस कर गया है, और उन पर निराकरण हम करेंगे विद इन टाइम लिमिट। तो उसी चीज़ को लेकर
धरना देकर वो इसलिए बैठे थे क्योंकि वो आए थे और मैं चाह रहा था कि जो शिकायत करता है या जो एग्रीव्ड पर्सन है बेसिकली, मैं उनसे डायरेक्ट एक बार ही संवाद करूं ताकि मुझे डायरेक्टली पता चले कि एक्चुअल में क्या हुआ है। और मेरे ख्याल से कि जो खुद एग्रीव्ड है, जिसको खुद कुछ प्रॉब्लम है, उससे बेटर मुझे नहीं लगता कोई और बता सकता है, चाहे वो कोई पटवारी हो, चाहे सचिव हो, या कोई भी जनप्रतिनिधि हो। शायद इसलिए हम लोग नरसिंहपुर जिले के गाडावारा से बड़ी खबर सामने आई। गाडावारा सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ तो कर दिया गया, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट के आसपास पूरी जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दी, जिस पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। जिला प्रशासनिक अधिकारी को इस ओर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये याद रखना जरूरी है कि कोरोना महामारी की आहट मध्य प्रदेश में भी सुनाई देने लगी है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शासन प्रशासन ने व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए हैं। इसी के तहत एनटीपीसी द्वारा ये प्लांट लगाया गया, परंतु ये समझ से परे है कि 1.5 महीने पूर्व इसका उद्घाटन आनन फानन में कर दिया गया जी, पर संपूर्ण औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई। जैसे ट्रांसफार्मर नहीं लगा, इसके लिए एक बड़े जनरेटर की आवश्यकता है, कहीं विद्युत प्रवाह बंद हो जाए तो ऐसे में क्या होगा। पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं लगातार पूरे कोरोना के केस हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ये चल पाएगा। समझ से परे है ये कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, आनंद फानन उद्घाटन क्यों किया गया। 1.5 महीने 2 महीने रुक कर उद्घाटन किया जा सकता है, जब इसकी जनरेटर आ जाता और विद्युत व्यवस्था ठीक हो जाती। हमारा ऑक्सीजन प्लांट को लगातार हमने 6 दिन चला के देखा, पूरी कैपेसिटी के साथ उसमें अच्छा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आ रहा है और हमारे विद्युत विभाग ने लगातार सहयोग किया, हमको लगातार पावर दिया है। और जो वर्तमान में बात आ रही है कि डीपी यहाँ लगना है, उसके संबंध में भी हमें कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्दी हमको डीपी नया यहाँ लगेगा, जिससे पृथक तौर पर बिजली की सप्लाई होगी और फुल पावर के साथ हम इसको चलाएंगे। सर क्या है कि नगर के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उन लोगों ने यही कहा है कि यहाँ की डीपी की कनेक्शन यहाँ पर है नहीं है। अगर मान के चलो जब ज़रूरत हो और अगर बिजली की कमी आ गई तो ये ऑक्सीजन प्लांट सर कैसे चलेगा। हमारे पिछले कोविड में भी ये हुआ था, हमारे जो ई साहब थे और एसई साहब शक्ति भवन जबलपुर वाले डायरेक्ट हमसे कम्युनिकेशन में रहते थे। कहीं पावर फेल्यूर या सपोर्ट में हमें लगातार उन्होंने सप्लाई किया था और अब तो और ज़्यादा हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। इस प्रोसेस में अगर डिले होती है तब भी पावर सप्लाई गड़बड़ नहीं होगी, ऐसा हमें विद्युत विभाग ने आश्वासन दिया है। हम जो अभी चला रहे हैं, अभी हमारे पास पावर सप्लाई है, उसमें जब हमें ज़रूरत रहती है उन्होंने पावर हमको ऐसा फ्लो दिया था कि हमारे प्लांट में पावर की कमी ना रहे। ग्राम बरू फाटक में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 15 साल से 18 साल के 631 बच्चों को वैक्सीनेशन लगाया गया, जिसके चलते बच्चों में अलग ही उत्साह तो कहीं भय भी देखने को मिला। बच्चे काफी दिनों से वैक्सीनेशन को लेकर उत्साही नजर आ रहे थे और 3 जनवरी का इंतजार कर रहे थे। आज वैक्सीन लगवाकर उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा महसूस हुआ। छात्रा स्नेहा गगराडे ने बताया कि वैक्सीन लगवाकर अच्छा महसूस कर रही है, सभी को वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित भी करेंगी। हमारी स्कूल में वैक्सीनेशन हुआ और इसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था और हमें अच्छा भी महसूस हो रहा है। मेरे कुछ मित्र डर भी रहे थे, लेकिन अच्छा महसूस हो रहा है। और बहुत दिनों से स्कूल अभी कोरोना के चलते हुए नहीं लग रही थी, लेकिन हमको इसका बहुत दिनों से इंतज़ार था और अब वैक्सीन लग गई है, जिससे हमें 100% स्कूल लगने का। आज आपके स्कूल में वैक्सीनेशन करवाया गया, क्या आपको वैक्सीन लगी? हाँ, वैक्सीन लगी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। कितने समय से आप इंतजार कर रहे थे? क्या कोई मन में डर या भय ऐसा कुछ भी नहीं था। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लगने के बाद? अच्छा महसूस, बढ़िया महसूस कर रहे हैं। पहले हमको डर लग रहा था, मेरे दोस्तों ने लगवाया था, फिर कहीं डर लगा। किसने समझाई थी आपको वैक्सीन लगवाने की? फिर सर और मैडम। क्या कहा सरों ने? कहीं नहीं डर लग रहा। मेरे बेटे को वैक्सीन के लिए मैं लाया था, वो यहीं पर पढ़ता है 12वीं क्लास में। कौन सी स्कूल है? गवर्नमेंट हाई स्कूल। कितनी वर्ष की उम्र है आपके बच्चे की? 17 के लगभग है। क्या अभी तक बच्चा स्कूल नहीं आ रहा था? स्कूल तो आ रहा था, पर बाकी मन में एक डर सा तो था ही। अभी कैसा महसूस हो रहा है आज वैक्सीनेशन करवा कर बच्चे का?
नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे मन का जो डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मेरी बालिका इंदौर प्रेस्टीज कॉलेज में अध्ययन करती है, अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही है। वो अभी 17 वर्ष की है। उसको वैक्सीन आज लगवाई गई। बहुत दिन से वो 3 जनवरी का इंतज़ार कर रही थी। हम लोग तो पहले ही वैक्सीन लगवा चुके हैं। अभी तीसरी लहर की आशंका के चलते उसके मन में भी कुछ भय था, जो आज वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज लग गया तो वो दूर हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप वैक्सीनेशन लगवा कर बेटी को? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और खुशी हो रही है कि उसको भी फर्स्ट डोज वैक्सीन का लग चुका है। हमारे यहाँ पर आज दिनांक 3 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। कुल हमारे यहाँ 631 बच्चों का वैक्सीनेशन यहाँ पर होना है और आज सुबह से ही वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू करवा दिया गया था और लगभग 40% के आसपास वैक्सीनेशन हो चुका है। और वैक्सीनेशन के पश्चात बच्चों को एक अतिरिक्त कमरे में बिठाया जाता है। लगभग आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और ऑब्जर्वेशन के पश्चात बच्चों को कोई अभी तक तो तकलीफ समझ में नहीं आई है। तत्पश्चात उन बच्चों को हम कमरे में पढ़ाई के लिए भिजवा देते हैं। शहर की होनहार बेटी मुस्कान रघुवंशी ने 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा पूरी कर ली है। मुस्कान ने ये परिक्रमा भीषण सर्दी होने के बावजूद साइकिल से महज 18 दिनों में पूरी की है। परिक्रमा पूरी करने के बाद मुस्कान सोमवार को अशोकनगर वापस लौटी तो शहरवासियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि मुस्कान अशोकनगर के नजदीक ही महान गांव के रामकृष्ण रघुवंशी की बेटी हैं। उनके मन में साइकिल से नर्मदा परिक्रमा करने का भाव आने के बाद उन्होंने संकल्प लेकर ये यात्रा पूरी की। आज ही मैं जब अपने घर से निकली हुई थी 12 दिसंबर को, अशोकनगर वासियों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था। वही प्यार मुझे आज यहाँ मिला हुआ है वापस। और 13 तारीख को मैं होशंगाबाद से निकली हुई थी। पूरी परिक्रमा के दौरान माँ के आशीर्वाद से मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला हुआ है कि बोलते ना एक छोटा सा बच्चा होता है, पूरे दिन खेलता है, वैसे पता नहीं चलता उसे। वैसे 18-19 दिन कैसे निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। पर मैं जब अपने घर से निकली हुई थी परिक्रमा के दौरान, तब मैं महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण बचाओ को लेकर लिखती गई थी। पर परिक्रमा के दौरान मुझे काफ़ी चीज़ों का अनुभव हुआ, जिससे मुझे काफ़ी घाटों पे मैं जाती थी, वहाँ पे पूजा पाठ मैंने भी किया हुआ, काफ़ी लोग भी करते हैं। पर काफ़ी लोगों का मुझे कुछ चीज़ बहुत बुरी लग रही थी, जो कि लोग पॉलीथीन वगैरह वहीं छोड़े जा रहे थे। वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही थी। तो मेरा सभी से निवेदन है, माँ नर्मदा को साफ रखें, स्वच्छ रखें और माँ नर्मदा के साथ साथ जहाँ पे भी आपके पास जो भी नदी उन्हें साफ और स्वच्छ रखें। भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में फंदा खजूरी के नंदन रिसोर्ट के सामने दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाइक और ट्रक की आपसी भिड़ंत में मासूम सहित 2 की मौत हो गई है। बीपीसीएल के ट्रक ने पूरे परिवार को रौंद दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहीं बच्चे और पति की मौत हो चुकी है। ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के सवाल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस देश प्रदेश में छल कपट की राजनीति करती है। हमने पहले दिन कहा था कि कांग्रेस के सम्मानीय एडवोकेट महोदय ने ओबीसी आरक्षण पर जिस तरह का भ्रम फैलाकर हमारे ओबीसी वर्ग के अधिकारों का आघात किया है, कांग्रेस ने छल कपट कर योजनाबद्ध तरीके से चुनाव को बाधित किया। तब क्यों नहीं कहा कि हम अपनी पिटीशन वापस ले रहे हैं। ये कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति करती है, हमने पहले दिन कहा था, मैंने पहले दिन कहा था कि कांग्रेस के सम्मानीय एडवोकेट महोदय जिन्होंने कोर्ट के अंदर ओबीसी आरक्षण पर जिस प्रकार से भ्रम फैला करके हमारे ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर आघात किया था और उन्होंने पूरे इस चुनाव को पंचायती राज व्यवस्था में जो एक आज इस देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चुनाव ऑन प्रोसेस थे, लेकिन कांग्रेस ने छल कपट करके योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव को बाधित किया। मैंने कहा था कि माननीय न्यायालय जब इस पर वर्डिक्ट दे रहे थे तो आपने क्यों नहीं कहा कि हम अपनी पिटीशन वापस लेते हैं, अगर इससे ओबीसी वर्ग के हितों का अगर क्षरण होगा, अगर इसके कारण से ओबीसी वर्ग प्रभावित होगा, लेकिन आपको तो व्यवधान डालना था। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 57 में अशोकनगर और चाटीडीह जाने वाले मार्ग की दुर्दशा को लेकर बीजेपी ने
बीजेपी ने स्थानीय लोगों के साथ करीब 2 घंटे तक मुख्य मार्ग पर चक्काजाम किया। बीजेपी के बेलतरा विधायक रजनीश सिंह की अगुवाई में हुए चक्काजाम में वार्ड के लोगों ने निगम और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सड़क पर जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चूंकि प्रशासन और पुलिस के अधिकतर लोग कोरोना से संक्रमित हैं, इस वजह से कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच सका और बिना आश्वासन के प्रतीकात्मक प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। वहीं विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर निगम और सरकार जल्द ही सड़क नहीं बनवाती है तो आने वाले दिनों में बेलतरा विकास खंड के 20 वार्डों में इस तरह का प्रदर्शन होगा। डीएलएस कॉलेज का जो रोड है विगत 3 सालों से बहुत ही जर्जर है। रोज हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, नागरिक हैं, जा रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक जा रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, गंभीर रूप से दुर्घटनाएं हो रही है। और 3 साल से लगातार हम सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जो नगरीय मंत्री हैं उनको और यहाँ के प्रशासन को बता रहे हैं, लेकिन वो रोड में निर्माण काम तो छोड़िए, पेच वर्क नहीं हो रहा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रतीकात्मक रूप से चक्का जाम का कार्यक्रम किया था। आने वाले समय में बेलतरा विधानसभा के 20 वार्डों की मूलभूत समस्या के लिए यदि ये सरकार राशि जारी नहीं करती है, काम नहीं करती है, तो निश्चित रूप से हम सदन से सड़क तक की लड़ाई और आक्रामक ढंग से और दिन भर का चक्का जाम करके जो एक लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस नगर निगम के विधानसभा में बेलतरा में हम चक्का जाम से लेकर के सब प्रकार के काम करेंगे। छतरपुर में बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी का विरोध किया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। वहीं कालीचरण महाराज को रिहा करने की मांग भी की है। बीते दिन इंदौर में भी बजरंग सेना के द्वारा भूपेश बघेल का पुतला दहन कर कालीचरण महाराज की रिहाई की मांग की थी और नाथूराम गोडसे अमर रहे के नारे भी लगाए थे। उसी तर्ज पर छतरपुर में प्रदर्शन हुआ, जिसे प्रशासन मौन होकर देखता ही रहा। पाठ किया है छत्तीसगढ़ सरकार को जगाने के लिए, उनको सद्बुद्धि के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पुतला जलाया है। जो ओम काली महाराज की गिरफ्तारी हुई है, मध्य प्रदेश सरकार को जानकारी भी नहीं दी गई, यहाँ के एसपी महोदय को जानकारी नहीं दी गई और चोरी छुपे यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इस तरीके से जो पुलिस वालों ने ये गिरफ्तारी की है, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मांग करते हैं ओम काली महाराज जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और देश को आज़ाद कराने में जो सबसे महत्वपूर्ण अपने सुभाष चंद्र बोस जी को मानता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता माना गया है, राष्ट्रपिता कहीं भी नहीं लिखा है संविधान में और भारत माता का राष्ट्रपुत्र हो सकता है, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। हम लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम लोग जिसको भी है, जो हमारे वास्तव में देश के लिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी है, सुभाष चंद्र बोस जी है, भगत सिंह जी है, मैं उन्हीं को मानता हूँ। और नाथूराम गोडसे अमर रहे, इस नारे के साथ हम लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन किया है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर गंभीर हुई केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में 15 से 18 साल तक के युवाओं को वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में सतना जिले के मझगवा ब्लॉक अंतर्गत भी करीब 10,000 बच्चों को चयनित कर उन्हें सुरक्षा की डोज देने 11 कोविड वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके उन्हें बारी बारी से टीका लगा रही है। तो वहीं मझगवा के शासकीय मॉडल उच्चतर विद्यालय में सोमवार सुबह 11 बजे से टीकाकरण शुरू हो गया। टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला। बच्चों ने बताया सभी से वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे थे वे लंबे समय से। वहीं जिन बच्चों को वैक्सीन लगाई गई उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। उनका जो संकट है वो फिर से दिखता नजर आ रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको वैक्सीनेशन के लिए पहल करने के लिए निर्देशित किया है। माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय CHO महोदय के निर्देशानुसार हमारे ब्लॉक में हमने 11 केंद्र बनाए हुए हैं, जिसमें टोटल हमें 9,350 के लगभग बच्चों का वैक्सीनेशन करना है। हमारे मझगवा ब्लॉक में टोटल इतने ही बच्चे मिलेंगे लगभग। आज हमें लगभग 2,500 के आसपास वैक्सीनेशन करना है और हमारी टीम हर 11 केंद्रों में पहुंच चुकी है, वहां वैक्सीनेशन चल रहा है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार केस सामने आ रहे हैं। बढ़ रहे मामलों के बीच 15 से 18 साल के किशोरों को कोविड वैक्सीन लगाने के फैसले ने सभी को बड़ी राहत दी। आपको बता दें कि राज्य में सोमवार से 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसे लेकर केल्हारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत अलग अलग 3 स्कूलों में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। वहीं कोरिया जिले में अब तक कोरोना के 6 एक्टिव केस मिले हैं। जिला प्रशासन महामारी फैलने से रोकने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, जिससे कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाई जा सके। ये हम लोग के स्कूल में कोविड-19 का टीका लगे, ये हम लोग का पहला डोज है। और सर बता रहे थे कि ये 15 से लेकर 18 वर्ष तक के सभी विद्यार्थियों को लग रहा है। सबको आप लोग टीका ले रहे हैं? हाँ, हम लोग टीका ले रहे हैं। आज पूरे देश में के जैसे टीकाकरण जो अभियान चलाया जा रहा है, उस हिसाब से आज हमारे विद्यालय में भी एक सघन अभियान है, जो कि 15 से 18 के बीच जो बच्चे हैं उनको टीकाकरण जो है लगाया जा रहा है। इसमें लगभग सभी बच्चे उस दायरे में लगभग आ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो 18 से अधिक थे, उनका पहले से टीका लग चुका है। स्कूली बच्चों के लिए टीकाकरण का अभियान चल रहा है। अभी केल्हारी के लिए हम लोग विजिट में आए हैं। यहाँ 140 बच्चों का अभी तक टीकाकरण हो चुका है। 400 से ऊपर बच्चों के लिए यहाँ टारगेट है। यहाँ क्षेत्र में कितने जगह टीकाकरण अभियान चल रहा है? बच्चों के लिए 3 जगह चल रहा है, डुगला में, चरवाही में और केल्हारी में। 3 जगह के स्कूलों में चल रहा है। इसके अलावा तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डेली चलता है। कितने का टारगेट रखा गया है जिसे आपके साथ? केल्हारी के लिए, केल्हारी ये स्कूल के लिए टारगेट था 400 से ऊपर के कुछ बच्चों का है। अभी तक 140 लोगों का हो चुका है यहाँ। और डुगला के स्कूल में भी हम लोग घूम के आ रहे हैं। वहाँ जितने बच्चों का टारगेट था तो वहाँ केवल भी 15 बच्चे ही मिले हैं, तो उनको लगाया जा चुका है। मंदसौर नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के झाडा अंतर्गत गोपालपुरा के दुर्गा बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। मौके पर झाडा चौकी प्रभारी संदीप मौर्य और नायब तहसीलदार मनोज शर्मा पहुंचे। वहीं ग्रामीणों की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया था। हादसे से बस के प्रति ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने बताया कि ये बस 4 से 5 बार पहले भी कई बार पलटी खा चुकी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बस का परमिट निरस्त नहीं किया गया और बस के ड्राइवर बेखौफ होकर गाड़ी चला रहे हैं। ये गोपालपुरा और तुमड़ी के मध्य दुर्गा बस है, जिस पर राजधानी भी अंकित है और जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP 14P0384 है। इसके पलटने से इसमें 20 लोगों के घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ, जिसमें उनको नारायणगढ़ हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें से 9 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जिला चिकित्सालय मंदसौर भेजा गया और शेष 11 को अपने अपने घर रवाना किया गया है सामान्य उपचार के बाद। ग्रामीणों का आरोप है कि ये बस कई बार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई है और इसका परमिट अभी तक निरस्त नहीं हुआ। ये सब जांच का विषय है और इसमें जांच के बाद में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में 7 महीने पहले 3 मकानों से लाखों के सोने चांदी के गहने चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता में इस बात का खुलासा किया। वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से अज्ञात आरोपी की पहचान कर उसे तलाश लिया गया, जिसके बाद चिन्हित आरोपी गोवर्धन मेघवाल के कब्जे से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात जब्त कर लिए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ चिमनगंज उज्जैन में भी चोरी के 2 अपराध दर्ज हैं। नए साल में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और इसमें बड़ी सफलता सारंगपुर पुलिस को हाथ में लगी है। 11 मई को फरियादी है राधेश्याम मंडलोई, इन्होंने रिपोर्ट की थी कि 5 मई 2021 से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। इसी दौरान 11 मई को इनको फ़ोन आया पड़ोसियों का कि इनके घर में ताले टूटे हैं, चोरी हो गई। बगल में ही 2 लोगों के और थे, अजय सोनी बीकानेर स्वीट्स वाले, उनके यहाँ भी चोरी की घटना हुई थी। तभी से लगातार पुलिस उसमें सक्रिय थी। इसमें हर तरह से जो हमारी साइबर टीम है, फिंगरप्रिंट्स की, फॉरेंसिक की टीम है, FSL की टीम है, इन्होंने लगातार प्रयास करते रहे और आज करीबन 7 महीने बाद हमें इसमें सफलता हासिल हुई है। इसमें एक आरोपी गोवर्धन जो नलखेड़ा का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया और इसने इस घटना को कबूल किया है। इसमें अभी तक करीबन 50 ग्राम से ज़्यादा सोना
और 800 ग्राम के बराबर चांदी अभी तक बरामद की गई है। इसमें सोना चांदी के जेवरात हैं जो आप लोग देख सकते हैं, सोने की चेन, सोने का मंगलसूत्र, कुछ चांदी के सिक्के, चूड़ियाँ और एक काफ़ी वजनी कमर में पहनने वाली चांदी का करदौना है। अभी इसे इन मामलों में गिरफ्तार किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत आज जिला प्रशासन श्योपुर के द्वारा चिन्हित किए गए लगभग 40,000 बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने श्योपुर जिले के नागरिकों से अपील की कि वे अपने 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण अवश्य करवाएं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने टीका महोत्सव 2022 के टीकाकरण अभियान में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शासकीय कन्या विद्यालय श्योपुर पर मेडिकल टीम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के साथ अभियान का शुभारंभ किया। कोई आपके पड़ोस में भी आप लोगों के ऊपर डबल जिम्मेदारी है, खुद को भी सुरक्षित करना है और आसपास अगर कोई छूटा हुआ व्यक्ति आपको लगता है जो कि टीकाकरण छूट गया है पड़ोस में, कृपया करके उनको भी लाके आप केंद्र में टीका लगवाइए। हाँ, अगर कोई, हालांकि मेरे ख्याल से घर में सब कवर हो गए होंगे। आप बताइए, आप लोग किसी घर में कोई छूटा व्यक्ति है क्या? आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी लाना है। कोई आपके पड़ोस में भी आप लोगों के ऊपर डबल जिम्मेदारी है, खुद को भी सुरक्षित करना है और आसपास अगर कोई छूटा हुआ व्यक्ति। और इस खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया खबर भारत की तरफ से आप सभी से अपील करती हूं। अब इस बार अपील खास तौर से नन्हे दर्शकों के लिए कि आप लोग 15 से 18 साल तक के बच्चों को टीकाकरण शुरू हो चुका है, तो इस टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनिए, टीका लगवाइए, सुरक्षित रहिए और खुश भी रहिए। नमस्कार।